Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. Cardiac arrest is serious medical condition where heart stops working. क्या हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट कुछ इनमें डिफरेंस है? कैसे इसको हम समझ सकते हैं? क्या कार्डियक अरेस्ट को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं डेथ के या फिर नहीं? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज, और साथ ही किस तरह से कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को आपको मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एस बंसल से, हु इज सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड CMD ऑफ SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बंसल, आपसे मैं आज बात करना चाहूँगी कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ये टर्म तो हमने सुना है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में रहता है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। कैसे इसको हम समझ सकते हैं? कार्डियक अरेस्ट, शिखा, एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट जो है, हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 60 से 100 टाइम्स बीट करता है, सारी उम्र बीट करता रहता है। ओके। तो जब ये हार्ट बीटिंग बंद हो जाती है और हार्ट की एक अचानक से हार्ट बीटिंग बंद हो गई, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जी। तो कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही सीरियस इमरजेंसी होती है। तो क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जो है थोड़ी ही देर में तुरंत, रादर अगर 1 मिनट कार्डियक अरेस्ट चली उसकी, तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है जी, और वो कोलैप्स होके गिर जाता है। उसकी पल्स आनी बंद हो जाती है, थोड़ी ही देर में उसका सांस भी बंद हो जाता है। ओह। तो कार्डियक अरेस्ट को हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि सडनली पेशेंट कोलैप्स हो गया और उसका सांस भी लेना थोड़ी देर में उसका बंद हो गया, या वो गास्पिंग रेस्पिरेशन में आ गया, गास्प जिसको बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। या एक्चुअल रीज़न उसका ये होता है कि अचानक आपका दिल जो है धड़कना बंद कर देता है जी, इसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, इसके डिफरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? शिखा, ये दोनों चीज़ें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। कई बार वो कार्डियक अरेस्ट को ही हार्ट फेलियर कह देते हैं कि इसका हार्ट फेल हो गया इसलिए डेथ हो गई। जी। एक्चुअल में दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। कार्डियक अरेस्ट का तो मतलब ये है कि हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया, बिल्कुल बीट ही करना बंद कर दिया, वो तो हो गई कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट जो है बीटिंग बंद नहीं हुई, हार्ट बीट कर रहा है, लेकिन अपना काम जितना उसको करना चाहिए उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। ओके। हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई। फॉर एग्जांपल, हार्ट जो है अगर हर बीट में 60 से 70% ब्लड को पंप करता है, जी, उसमें 30-40% ब्लड रहता है, तो वो होता है नॉर्मल। तो अगर हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पावर हार्ट की कम हो जाती है, तो वो अपना 60% की जगह मान लो 40% ब्लड पंप कर पा रहा है, या 30% ब्लड पंप कर पा रहा है, या 20% कम पंप कर पा रहा है ब्लड, बाकी का ब्लड उसी में बचा रहता है। तो या हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाते हैं बहुत, तो उससे उसको सांस फूलने लगता है पेशेंट को, या ब्लड का रिटर्न हार्ट में आ नहीं पाता बिकॉज हार्ट इज़ ऑलरेडी फुल। उस कंडीशन को जब हार्ट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता, उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर से तो आदमी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ओके। वीक हार्ट के साथ, दवाइयों के साथ, सपोर्ट के साथ काफ़ी साल तक चल जाते हैं। हाँ, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट तो अगर 10 मिनट में आपने उसको ठीक नहीं किया तो उसकी डेथ ही हो जाती है। जी। तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर को कभी भी आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो सडन डेथ होती है वो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है, ना कि कार्डियक फेलियर की। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या कुछ टाइप भी होते हैं, वेरिएशन भी देखे जाते हैं कार्डियक अरेस्ट में? 2 तरीके की कार्डियक अरेस्ट होती है। एक हम बोलते हैं एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट। ओके। एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट हिलना ही बंद कर देता है, बिल्कुल वो स्थिर हो जाता है। जी। तो उसमें करंट की बंद हो जाती है, ईसीजी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, जीरो एक्टिविटी हो जाती है, उसको एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उसके कारण अलग होते हैं। जो कॉमनली कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के साथ होती है, वो होती है यूजुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है उसके अंदर करंट है, लेकिन वो इतना केओटिक और इतना फास्ट करंट है और इतना मल्टीपल सेंटर से करंट बन रहा है
कि हार्ट जो है इंस्टेड ऑफ पंपिंग इट स्टार्ट्स शिवरिंग, इट स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग। जी। तो आप हार्ट का नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें हार्ट सिर्फ हिलता है। ओके। जब हार्ट हिलता है तो इफेक्टिव पंपिंग तो होती नहीं, तो वो भी कार्डियक अरेस्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो दो तरह की होती है, एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट। जी। तो दोनों का अलग अलग तरीके से मैनेज करना होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में शॉक देके पेशेंट एकदम से नॉर्मल हो सकता है। एसिस्टोलिक में यूजुअली डीसी शॉक या डिफिब्रिलेटर से हम शॉक देते हैं जो पेशेंट को, उससे रिस्पॉन्स नहीं आता उसमें। ओके। डॉक्टर साहब, अगर कॉज की बात करें तो क्या दोनों ही वेरिएशन में सिमिलर कॉज होते हैं या कोई डिफरेंशिएट इसमें रहता है? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग कारण होते हैं। जो कार्डियक अरेस्ट है उसके कारण जो हैं बहुत सारे हैं, जी। पर सबसे कॉमन कारण होता है हार्ट अटैक। जी। हार्ट अटैक में थ्रोम्बस बन जाता है हार्ट की नस में, एकदम से ब्लड फ्लो रुक जाता है हार्ट का, उससे एबनॉर्मल करंट क्रिएट होता है जिससे हार्ट शिवर करने लगता है, पंप करना बंद कर देता है। जी। एक कारण हो गया थ्रोम्बोसिस। दूसरा, ये कॉमन कॉज है। दूसरा है कि अगर लंग सर्कुलेशन में क्लॉट बन जाए, तो लंग सर्कुलेशन में क्लॉट बनने से लंग से जो एयर ऑक्सीजन लेके आनी है, तो वो जो ब्लड फ्लो ही लंग का बंद हो गया, तो वो ब्लड ने ही ऑक्सीजन कैरी करके लानी है। तो अगर लंग सर्कुलेशन में क्लॉट आ गया तो भी कार्डियक अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती हार्ट को। जी। हार्ट की आर्टरीज में भी अगर ब्लॉक बन गया, क्लॉट बन गया, तो हार्ट के पोर्शन, मेजर पोर्शन को अगर सप्लाई बंद हो गई तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। जी। तो ये तो क्लॉट बनने से हो गए। उसके अलावा क्या होता है कि एक कंडीशन होती है टेम्पोनाड। जब हार्ट के आसपास ब्लड भर जाए या हार्ट के आसपास कोई बीमारी की वजह से पानी भर जाए, हार्ट हमारा एक बैग के अंदर होता है। जी। तो उस बैग में 50 ml वाटर होता है, नॉर्मली लिक्विड होता है। वो अगर मान लो एकदम से सडनली हंड्रेड्स ऑफ ml हो जाए तो वो हार्ट को कंप्रेस कर देता है। ओके। तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाड। उससे भी अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। तो एक लंग अगर किसी का पंचर हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो जाती है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और साथ में हार्ट दब भी जाता है, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी का पोटाशियम बहुत हाई हो जाए या पोटाशियम बहुत कम हो जाए या किसी का एसिड लेवल, किडनी खराब है, एसिड लेवल बहुत बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं जो हार्ट को अरेस्ट कर सकती हैं। ओके। तो बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाए, किसी को मान लो कि किसी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 95 हो गया, जी, 94 हो गया, 93 हो गया, तो जिसको बोलते हैं ना, भाई सर्दी में पेशेंट को अगर माइनस टेम्परेचर में, ऐसा यूजुअली वहाँ पे होता है जो बहुत ठंडे इलाके हैं, 0 से भी माइनस टेम्परेचर है, वहाँ पे अगर किसी को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिली और कोल्ड का एक्सपोजर प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है 94, 95, उसमें भी हार्ट बंद हो सकता है। ओके। तो कई सारे कारण होते हैं कार्डियक अरेस्ट के, पर ज़्यादातर सबसे कॉमन कारण जो है हार्ट अटैक है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट होती है। दूसरा कारण जो सबसे कॉमन है हाइपोक्सिया। जी। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि अगर किसी को सांस किसी का बंद कर दो आप, या किसी को किसी वजह से सांस नहीं लिया जा पा रहा, अस्थमा का अटैक है या स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गए, लंग्स खराब हो गए, सांस प्रॉपर नहीं जा रहा, जैसे कोविड में अभी क्या था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। जी। कोविड में भी लंग्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि भी ऑक्सीजन प्रॉपरली जा ही नहीं पाती थी, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। तो जो एसिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट है वो यूजुअली ऑक्सीजन की कमी से होती है। बहुत देर तक ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट रुक जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में बेसिकली रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लंग्स अगर आपके पूरे ख़राब हो गए कोविड की वजह से या किसी वजह से, तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई वेंटिलेटर से भी आप दे रहे हो तो भी लंग के अंदर जगह ही नहीं है उस ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए। जी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अल्टीमेटली हार्ट बंद हो जाता है। कारण उसका होता है लंग डिजीज, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली हार्ट को, पर अल्टीमेटली डेथ होती है कार्डियक अरेस्ट जब होता है। जी। डेथ की जैसे लगातार आपने यहाँ पर बात करी है, पॉइंट कहीं ना कहीं आया है, तो क्या कार्डियक अरेस्ट को हम डेथ के इक्विवेलेंट मान सकते हैं या ऐसा नहीं है?
देखो, कार्डियक अरेस्ट लीड्स टू डेथ। ओके। कार्डियक अरेस्ट इफ नॉट रिवर्स्ड जी। विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ। अगर हार्ट जो है आपका 10 मिनट तक बंद रहेगा जी। और उस समय अगर आपने कुछ नहीं किया तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ओके। लेकिन कार्डियक अरेस्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू डेथ। काफ़ी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स हार्ट के हम रोज रिवाइव करते हैं। जी। हॉस्पिटल में तो हम एडवांस केयर लाइफ सपोर्ट वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, फटाफट उसको ऑक्सीजन ट्यूब डाल दी जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है लंग्स की, और पेशेंट को शॉक देके उसका फिब्रिलेशन ठीक कर दिया जाता है। जी। तो पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट अगर हम 4 मिनट 5 मिनट में काफ़ी लोगों को रिवर्स कर देते हैं कार्डियक अरेस्ट को। जी। तो वो कार्डियक अरेस्ट अगर इक्विवेलेंट टू डेथ होती तो वो रिवर्स नहीं हो सकते थे। लेकिन हाँ, अगर कार्डियक अरेस्ट को आपने 8 मिनट 9 मिनट तक रिवाइव नहीं किया जी। तो क्या होता है कि कई बार आप हार्ट तो रिवाइव कर लेते हो, जी। लेकिन ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि अगर उसको 4-5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले ब्रेन को तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, वेजिटेटिव हो जाता है। फिर उसका हार्ट चलता रहता है, लंग्स चलते रहते हैं, किडनी चलती रहती है, लेकिन वो परमानेंटली कोमा में चला जाता है। तो 4 मिनट से ज़्यादा अगर कार्डियक अरेस्ट रहेगी तो ब्रेन कोमा में चला जाएगा और परमानेंटली पेशेंट वेजिटेटिव हो जाएगा। वेजिटेटिव का मतलब ये है कि उसके अंदर सारे वॉलंटरी एक्शन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ रिफ्लेक्सेस बच जाएंगी। ओके। सांस ले पाएगा और किडनी के ऑर्गन, लीवर के ऑर्गन चलते रहेंगे, लीवर एंड किडनी, पर ब्रेन जो सेंसिटिव पोर्शन ब्रेन है जिससे हमारा सारा थॉट प्रोसेस चलता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी चलती है, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, बात समझते हैं, स्पीच है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। कई बार अगर घर पे कार्डियक अरेस्ट हुई है, हॉस्पिटल तक 4 मिनट में हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर जिसको बोलते हैं जी। वो करनी जरूरी है। सीपीआर हर इंसान को सीपीआर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उसके घर में अगर कोई कार्डियक अरेस्ट होती है, कोलैप्स हो जाता है सडनली कोई, तो हॉस्पिटल जाने तक वो अगर सीपीआर करते हुए लेके जाएंगे तो ही उनका पेशेंट कोमा में जाने से बच सकता है जी। तो ही उनका पेशेंट जान भी उसकी तभी बच सकती है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचे तो वैसी डेथ हो जाएगी। 4 मिनट से भी लेट पहुंचे तो ब्रेन रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सीपीआर को सीखना और सीपीआर को प्रॉपरली करना। एक चीज़ आज मुझे भी क्लियर हुई है यहाँ पर कि जो सडन डेथ, जैसे लोग बोल देते हैं कि हार्ट अटैक आया, सडन डेथ हो गई, तो बेसिकली उसका रीज़न ये कार्डियक अरेस्ट रहता है। वो पेशेंट घर पर होता है, उसको टाइम उतना नहीं मिल पाता, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, एंड पेशेंट की डेथ वहाँ पर हो जाती है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर यूज़ करी है सीपीआर, जो कि सबको आना चाहिए, भी आपने रिकमेंड किया है। बिल्कुल जानना चाहूँगी क्या है ये सीपीआर? सीपीआर जो है इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। बेसिक, जब हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गई, हार्ट बंद हो गया, तो आपका सर्कुलेशन बंद हो गया, और वही सर्कुलेशन जो है आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वही ऑक्सीजन सारी बॉडी को देता है, ब्रेन को भी वही ऑक्सीजन देता है। तो आपको सबसे पहले सर्कुलेशन को वापस लाना है। ओके। तो सर्कुलेशन को वापस कैसे, क्योंकि हार्ट बंद हो गया, हार्ट ही ने सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, तो आपको हार्ट को पंप कराना है आपने आर्टिफिशियली। वो आप कैसे कराओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की जो पोजीशन है वो हमारे स्टर्नम के लोअर पोर्शन में है और सेंटर ऑफ द चेस्ट में है। तो यहाँ पे हार्ट हमारा होता है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा नहीं होता, इट इज़ प्रैक्टिकली इन द सेंटर। और अगर हम सीपीआर कर रहे हैं, अगर हमने साइड्स में कर दिया, लेफ्ट साइड में कर दिया, तो रिब्स फ्रैक्चर हो जाएंगी। इसलिए हमें सेंटर में ही रखना होता है हाथ को। और जब हमने सीपीआर करना है, एक तो सीपीआर को करने के लिए हमें खड़े होना पड़ता है, हम बैठ के सीपीआर नहीं कर सकते, और उसको हमें इतना प्रेशर करना होता है कि वो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक जब दबे, और 5 सेंटीमीटर तक जब तक हम करेंगे नहीं, वो इफ़ेक्टिव सर्कुलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो एक्सीलेंट सीपीआर जो है अल्टीमेटली इज़ द की टू सक्सेस। अगर हमें इफ़ेक्टिव सर्कुलेशन करेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सीलेंट सीपीआर। एक्सीलेंट सीपीआर अगर होगा हमारा, तो ही पेशेंट लंबे टाइम तक आप उसको मेंटेन कर पाओगे
हॉस्पिटल तक पहुंचा पाओगे और वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको फुल रिकवरी आप करवा पाओगे जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सीपीआर ठीक जगह पे करें जहाँ पे हार्ट है। दूसरा 5 सेंटीमीटर उसको कम से कम प्रेस करें। उसके लिए बैठे बैठे सीपीआर नहीं करना है, खड़े होके करना है और एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये और एल्बो मेरी स्ट्रेट है। इस एक पाम के ऊपर, पाम से करना है और दूसरी पाम को उसके ऊपर रखना है और उसको प्रेस करना है और वापस उसको नॉर्मल आने की वेट करनी है, फिर दोबारा प्रेस करना है। तो इस तरह से 1 मिनट में 100 से 120 बार आपने करना है। जब 30 हो जाएं तो फिर 2 ब्रेथ देनी है। आपने दबाया तो हार्ट खाली हुआ, जब आपने उठाया हाथ तो हार्ट को फिल करता है, दूसरा नया ब्लड आता है उसमें, फिर आप उसको पंप करते हो। तो 30 टाइम्स जब आप कंप्रेशन दे देते हो उसके बाद आपने 2 ब्रेथ देनी होती हैं। 2 ब्रेथ में अब जिसके जो 4 कंपोनेंट है, सेकंड है एयरवे। एयरवे में क्या होता है, जो हमारे मुंह से हम सांस लेते हैं, नाक से मुंह से, लेकिन हमारी जो टंग है वो गले में सांस की नली के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए हमें पहले चिन से ऊपर करना होता है, पेशेंट के चिन को ऊपर करना होता है ताकि उसका, इससे टंग जो है उसकी एयरवे से हट जाती है। जब एयरवे से टंग हट जाती है उसके बाद आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के लिए आपको नाक बंद करना पड़ता है, नहीं तो एयर आप जो यहाँ मुंह से दोगे वो यहाँ से लीक कर जाएगी। तो फिर आपको मुंह के पूरा लिप, अपना लिप लगा के इस पे अपनी पूरा पहले सांस भर के आपने पूरा सांस 1 मिनट तक इसमें पेशेंट को देना होता है और वो 2 ब्रेथ आपने देनी है 1-1 सेकंड में। मतलब 1 मिनट जो है, एक सांस आपका कम से कम 1-2 सेकंड तक आपने सांस दिया, फिर रुक के दोबारा सांस लिया, फिर दोबारा दिया। तो आपको 2 ब्रेथ देनी है, फिर 30 टाइम्स ये फिर से करना है। तो अगर 1 जना है तो 1 जना तो ऐसे कर पाएगा, अगर 2 लोग हैं तो 1 जना फिर जो है 1 मिनट में 6 से 8 ब्रेथ देगा और जो प्रेस कर रहा है हार्ट को वो 100 से 120 बार 1 मिनट में प्रेस करेगा। अगर एक्सेलेंट सीपीआर हो पेशेंट का तो आधा घंटा भी लग जाए ना अगर हॉस्पिटल पहुंचने में, तो भी पेशेंट का ब्रेन डैमेज नहीं होता, कोमा में नहीं जाता और पेशेंट वापस रिकवर करने के चांसेस और बचने के चांसेस हो जाते हैं उसके। अगर किसी ने एक्सेलेंट सीपीआर किया तो एक्सेलेंट सीपीआर करने के लिए आपको घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए जी। आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है और आपकी दोनों पाम से आपने सेंटर को प्रेस करना है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है और इसमें चिन को ऊपर जरूर उठाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर पेशेंट के अटेंडेंट इसको सीख लेते हैं सीपीआर को, हम लोग अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं, सारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाती है, बाहर से भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसको दी जाती है। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग है जिसमें जो हर आदमी को आनी चाहिए, क्योंकि वो आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होती है तो अगर आपकी सीपीआर ट्रेनिंग है तो आप उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये 4 इसके मेन कंपोनेंट यहाँ पर बोले जा सकते हैं कि पहला सर्कुलेशन, दूसरा एयरवे, टंग हटाने के लिए, एयरवे को क्लियर करने के लिए, तीसरा ब्रीदिंग और चौथा होता है कंपोनेंट इसका डिफिब्रिलेटर। जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो जो हार्ट का करंट बिगड़ गया है और हार्ट ट्रेम्बल कर रहा है, हम यहाँ पे पैडल रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं पैडल, उससे हम शॉक देते हैं। अगर 2 तरह के डिफिब्रिलेटर आते हैं, एक बाईफेजिक एक यूनिफेजिक। जो बाईफेजिक है उसमें 200 जूल्स का करंट दिया जाता है और जो यूनिफेजिक है उसमें 360 जूल्स का करंट दिया जाता है। तो वो एक ही करंट से यूजुअली हार्ट वापस आ जाता है। तो उसके साथ इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं और बीच में जब तक हार्ट वापस नहीं आता सीपीआर को कंटिन्यू रखते हैं डॉक्टर। सीपीआर में भी हम क्या करते हैं, जैसे बाकी लोगों के लिए भी मैं ऐसे ही चाहूँगा कि सीपीआर, एक आदमी लगातार आधा घंटा सीपीआर नहीं कर सकता, बिल्कुल, बिकॉज जिस आपको 100 बार हार्ट को प्रेस करना है 1 मिनट में, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी करनी है। तो यूजुअली क्या करते हैं हम 2-2 मिनट बाद इंसान को चेंज करते हैं कि भी एक आदमी ने 2 मिनट की, वो थक गया, फिर दूसरा आदमी सीपीआर करने लगता है। ऑल्टरनेटली कर लेते हैं, 2 जने हो तो 3 जने हो तो 3 जनों की रोटेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हॉस्पिटल में भी सीपीआर चलती रहती है। जब शॉक देते रहते हैं, कई बार पेशेंट मल्टीपल शॉक्स के बाद रिवाइव होता है,
साथ में उसका एसिडोसिस अगर बन गया है ब्लड के अंदर, हम चेक भी करते रह रहे ब्लड, और उसको हमें पता लग जाता है कार्डियक अरेस्ट कॉम्प्लिकेट हो गया अगर, तो एसिडोसिस भी करेक्ट करना पड़ता है। और उसके अलावा कई बार दूसरी दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, एड्रेनालिन है, कॉर्डरोन है, ज़ाइलोकार्ड है, वो तो एडवांस ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही हो पाती है। आपको तो बस जो घर में से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक्सेलेंट सीपीआर, इफेक्टिव सीपीआर करके और रेस्पिरेशन मेंटेन करके पेशेंट को लाना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली हम 15 बार सांस लेते हैं जब हम सांस लेते हैं, लेकिन सीपीआर में 6 से 8 ब्रेथ भी अगर दे देते हैं पेशेंट को, सफिशिएंट है जी। हार्ट को सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए। वो नॉर्मली 60 to 100 बीट्स आर सफिशिएंट, पर क्योंकि हम बाहर से जब प्रेस करते हैं तो उतनी सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो उसमें 100 to 120 टाइम्स हमें 1 मिनट में प्रेस करना पड़ता है हार्ट। डॉक्टर बंसल, वाकई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने भी आज एक नई चीज़ सीखी है आपकी वजह से कि सीपीआर हमें कैसे करना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, लोकेशन हमें डिसाइड करनी है कि बंदा फ्रैक्चर भी ना हो, रिब्स उसकी डैमेज ना हो पाएँ। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि क्या कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल है या नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल रिवर्सिबल है। कार्डियक अरेस्ट को अगर आप इमीडिएटली अटेंड करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स हमने बचाए हैं। हम तो जो कई बार पेशेंट हार्ट अटैक के जब एंजियोप्लास्टी करते हैं, कई बार टेबल पे लेते ही कार्डियक अरेस्ट हो जाती है उनको, तो हम क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है सारा कुछ, तो हम हमेशा रिवर्स कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं उनको जी। अगर कार्डियक अरेस्ट जो है अनअटेंडेड चली जाती है और फिर वो 8 मिनट 9 मिनट के बाद वो इरिवर्सिबल हो जाती है। ओके। दूसरा, अगर 4 मिनट से ज़्यादा तक कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा देर चली जाती है तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो फिर रिवर्स हो जाती है पर ब्रेन रिकवर नहीं होता। तो रिवर्सिबल कार्डियक अरेस्ट जो है सिर्फ 8 मिनट तक रिवर्सिबल होती है। ओके। तो उसके बाद फिर इरिवर्सिबल हो जाती है। उसके बाद फिर हम उसको कभी भी हार्ट को वापस नहीं ला पाते। 10 मिनट अगर हो गए तो हार्ट वापस नहीं आता फिर जी। तो इसलिए सीपीआर ही एक ऐसी चीज़ है जो हार्ट को मेंटेन करके रखती है, और आप 10 मिनट के बियॉन्ड भी उसको रिवर्स कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल है, और अगर एक्सेलेंट सीपीआर किया जाए तो आधे घंटे बाद भी रिवर्सिबल है। ओके जी। तो डॉक्टर बंसल, हमें बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपके साथ इस तरीके से अगर हम ये डिस्कशंस करते रहेंगे तो डेफिनेटली हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे, और हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनको भी ये समझ आ जाएगा कि हार्ट प्रॉब्लम में किस तरीके से हम किसी इंसान की लाइफ को थ्रू सीपीआर हम सेव कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जानें इसलिए चली जाती हैं हिंदुस्तान में, 25 लाख लोगों की डेथ होती है हर साल हार्ट अटैक से, और ये सारी डेथ्स वो हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। अगर लोगों की सीपीआर की ट्रेनिंग हो, और वो हॉस्पिटल, पर्टिकुलरली बेस्ट हॉस्पिटल तो हार्ट हॉस्पिटल है, पर अदरवाइज अगर हार्ट हॉस्पिटल नहीं भी अवेलेबल तो जहाँ पे डिफिब्रिलेटर है, शॉक दिया जा सकता है, उस हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक अगर प्रॉपर सीपीआर, एक्सीलेंट सीपीआर किया जाए पेशेंट का जी, तो बहुत सारी, ये 25 लाख में से बहुत सारी डेथ्स जो हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है जो कि हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और उसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहां पर डाल सकते हैं। आपकी सभी क्वेरीज को हम आंसर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जी डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फॉर सेविंग नंबर ऑफ पीपल्स लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर। डॉक्टर बंसल थे हमारे साथ, जिनके साथ हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक अरेस्ट पर बात की, और जिन्होंने हमें बताया कि सीपीआर की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर हम उसको सही तरीके से करने का तरीका जान लें और समझ लें तो बहुत लोगों की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। एटलीस्ट घर से हॉस्पिटल तक के ले जाने के टाइम पीरियड को ही अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत लोगों की लाइफ को बचाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जानना,
उनको समझना। इसीलिए डॉक्टर बंसल हमेशा ये बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, देन प्रिवेंशन, देन मैनेजमेंट और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना और उनको लाइफ प्रॉब्लम में होने वाली हार्ट रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से दूर करने के लिए। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट, हार्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।